नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दौर की जब भारत आज़ाद नहीं था, लेकिन आज़ादी की नींव रखी जा रही थी। क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान की शुरुआत 1950 से नहीं बल्कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 1773 से लेकर 1935 तक वो सभी कानून जिन्होंने भारत के संविधान को चलिए पहला चैप्टर देखते हैं, संवैधानिक विकास। तो शुरुआत कहां से करें? शायद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ये पहला बड़ा कदम माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये एक तरह से ब्रिटिश सरकार की पहली कोशिश थी ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर लगाम कसने की। पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब कंपनी तो अपना काम कर रही थी, लेकिन बेकाबू हो रही थी। कंपनी के अधिकारी बहुत अमीर हो रहे थे, पर कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर थी। तो ब्रिटिश संसद ने कहा कि अब से तुम्हारे प्रशासन पर हमारा नियंत्रण रहेगा। अच्छा, तो इस एक्ट में सबसे जरूरी प्रावधान क्या थे? सबसे बड़ा बदलाव था कि बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी मदद के लिए एक 4 सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। तो एक तरह से सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई। ओह, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 दूसरे न्यायाधीशों के साथ? जी, और पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। ये भारत को एक आधुनिक कानूनी ढांचे में ढालने की पहली कोशिश थी। लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि कुछ ही सालों बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। अब क्या गड़बड़ थी? गड़बड़ ये थी कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक काम आपस में बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। मतलब ये कैसे किया गया? उन्होंने एक द्वैध शासन की शुरुआत की। व्यापारिक मामलों के लिए कंपनी का पुराना निर्देशक बोर्ड यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, और राजनीतिक मामलों जैसे सेना और विदेशी संबंधों के लिए एक नया सरकारी बोर्ड बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे। एक मिनट, मतलब एक ही कंपनी के 2 बॉस? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। था तो कंफ्यूजिंग, पर यहाँ एक बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव हुआ। इसी एक्ट में पहली बार कंपनी के अधीन भारतीय इलाकों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। वाह, मतलब ये साफ ऐलान था कि ये जमीन अब ब्रिटिश साम्राज्य की है, किसी कंपनी की नहीं। एकदम। इसके बाद चार्टर एक्ट्स का दौर शुरू होता है। 1813 का एक्ट भी काफी महत्वपूर्ण था। हाँ, उसमें तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को लगभग खत्म ही कर दिया गया था। बिल्कुल, चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। बिल्कुल। अब ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां भी भारत में व्यापार कर सकती थी। और इसी में ईसाई मिशनरियों को भी भारत आने की इजाजत मिली थी, है ना, धर्म प्रचार के लिए। जी। और एक और बड़ी बात हुई, भारतीयों की शिक्षा के लिए पहली बार सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए उस समय के हिसाब से तो ये काफी बड़ी रकम होगी। हाँ, ये एक बड़ा कदम था। फिर 20 साल बाद आया चार्टर एक्ट 1833। इसने तो केंद्रीकरण को बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया। अच्छा, वो कैसे? इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही कहा। सारी नागरिक और सैन्य शक्तियां अब एक ही व्यक्ति के हाथ में थीं। इसी एक्ट में सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने की कोशिश भी हुई, पर वो लागू नहीं हो सकी। लेकिन एक विधि सदस्य को तो शामिल किया गया था परिषद में। मैकाले पहले विधि सदस्य थे। हाँ, और इसी के तहत पहला विधि आयोग बना और दास प्रथा को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो ये दरवाजा सिविल सेवाओं वाला, हाँ, ये खुला फिर 1853 के चार्टर एक्ट में। हाँ, 1853 के एक्ट ने सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का रास्ता खोल दिया, पर इसका सबसे बड़ा योगदान था एक विधान परिषद की स्थापना करना, 12 सदस्यों वाली। मतलब एक छोटी संसद जैसी कोई चीज। एक तरह से इसका मुख्य काम देश के लिए कानून बनाना था, और इसमें पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी लागू हुआ। और फिर सब कुछ बदल गया। 1857 की क्रांति। 1857 एक भूकंप जैसा था। ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि अब कंपनी के भरोसे भारत को नहीं चलाया जा सकता, तो आया भारत शासन अधिनियम 1858। इसने तो कंपनी के शासन को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया।
बिल्कुल। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। गवर्नर जनरल का पद खत्म करके भारत का वाइस रॉय पद बनाया गया। और लॉर्ड कैनिंग बने भारत के पहले वाइसरॉय। जी, और वो जो पुराना द्वैध शासन था, निर्देशक बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड वाला, उसे भी खत्म कर दिया गया। तो उसकी जगह भारत राज्य सचिव का एक नया पद बनाया गया। हाँ, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, और उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद बनाई गई। तो सत्ता तो बदल गई, पर क्या शासन में भारतीयों की भागीदारी शुरू हुई? उसकी शुरुआत हुई 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। बहुत धीमी शुरुआत। इस एक्ट ने वाइसराय को अपनी विधान परिषद में कुछ भारतीयों को नामांकित करने की शक्ति दी। और इसी एक्ट से विकेंद्रीकरण की भी शुरुआत हुई। बंबई और मद्रास को कानून बनाने का अधिकार वापस मिला। हाँ, और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, वाइसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी इसी एक्ट से मिला। अच्छा, इसके बाद 1892 का एक्ट आया। उसने क्या बदलाव किया? उसने परिषद के भारतीय सदस्यों के अधिकार थोड़े से बढ़ाए। अब वो वार्षिक बजट पर वाद विवाद कर सकते थे और सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। नहीं, मतदान का अधिकार नहीं था, पर हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का प्रावधान पहली बार इसी एक्ट में किया गया। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत हुई मार्ले मिंटो सुधार 1909 के साथ। हाँ, ये बहुत विवादास्पद रहा है। इसने केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या तो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। और पहली बार किसी भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा को वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। लेकिन इसकी सबसे बुरी बात थी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। बिल्कुल, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसने भारतीय राजनीति में एक ऐसी दरार डाली जो आगे चलकर बहुत गहरी हो गई। इसीलिए तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। उन्होंने इसके खतरे को तभी पहचान लिया था। इसके बाद आया 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसमें तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। हाँ, ये इसका सबसे बड़ा फीचर था। विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांट दिया गया और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई, एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधानसभा। और वो जो पृथक निर्वाचन वाली बात थी, उसे खत्म किया गया। नहीं, खत्म करने की बजाय उसे और बढ़ा दिया गया। अब सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। मतलब फूट डालो और राज करो की नीति जारी रही। बिल्कुल। इसी एक्ट में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया और एक वैधानिक आयोग के गठन का भी प्रावधान था, जो 10 साल बाद जांच करता। और अब हम आते हैं उस अधिनियम पर जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935। हाँ, ये बहुत ही विस्तृत दस्तावेज था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके उन्हें स्वायत्तता दी और केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया। शक्तियों का बंटवारा भी तो इसी में हुआ था, 3 सूचियों में। जी हाँ, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ये व्यवस्था आज भी हमारे संविधान का आधार है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी के तहत हुई। और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत भी इसी से हुई है ना? हाँ, पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव हुए। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे आज के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी 1935 के एक्ट का है। और इस लंबे सफर का जो आखिरी पड़ाव था, वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हाँ, वो क्लाइमैक्स था। इसने 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि 1935 एक्ट के बाद भारत ने स्वतंत्रता की ओर कैसे कदम बढ़ाए और संविधान बनने तक का सफर कैसा रहा। इसे मिस मत